अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का। और ये चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये किस तरीके से बनते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। बॉन्डिंग, कौन कौन सी बॉन्डिंग है, किस किस टाइप की बॉन्डिंग है, उनके क्या क्या नाम हैं, उन सब बॉन्डिंग्स के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे एटम्स क्या होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। इस चैप्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का लाजमी पता होना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है उसमें एटम्स वगैरह, और चैप्टर नंबर 2 है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ज़रूर पता होना चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो फिर आप इस चैप्टर को जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले एटम क्या है। एटम हमारे पास किसी भी मैटर का जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो हम एग्जिस्ट कर रहा है। अब एटम्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें मेनली जो है वो एटॉमिक नंबर पता होना ज़रूरी है। एटॉमिक नंबर से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पता लगा सकते हैं, और हम बआसानी पता लगा सकते हैं कि किस तरह की बॉन्डिंग जो है वो किसी एटम के अंदर पाई जा सकती है। जैसे कि सोडियम एक एलिमेंट है। सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 11। लेकिन जो भी एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। अगर हम इसकी शेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो K L M 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में 8 आते हैं, और तीसरे में यहाँ पर कितने बच गए हैं, 1 बचा है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को देखते हुए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हुए हम पता लगाएंगे कि भाई यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि होने कितने चाहिए। एम शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए या तो वो 7 गेन करे, या फिर वो क्या करे, इसको लूज कर दे ताकि उसका पिछला शेल जो है वो कंप्लीट हो। तो उसके लिए क्या करेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, कुछ एटम्स इसी तरीके से हैं जो गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब वहां पर जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और गेन कर रहा है, तो वहां पर जो टाइप होगी, वहां पर आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से कुछ एटम्स ऐसे हैं जो शेयरिंग करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 1। के शेल के अंदर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको अगर याद हो तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। दैट्स मीन के इधर 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। उस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा। शेयर करके ये अपना जो है वो बॉन्ड बनाकर अपने आप के पहले शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से जब शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इस चैप्टर के अंदर हमने जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन पढ़नी है, उसमें हमें सारी बॉन्डिंग्स का पता होना चाहिए कि किस टाइप की उस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग हो सकती है। क्या आया कि वो आयनिक बॉन्ड बनेगा या कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। सबसे पहले स्टेबिलिटी का एक स्टैंडर्ड है कि किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उसके लिए 2 रूल्स हैं, एक डुप्लेट रूल है और दूसरा ऑक्टेट रूल है। डुप्लेट रूल नाम से जाहिर हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्टेट रूल मींस के 8 इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी आपके पास पहला शेल है, इसके लिए हम अप्लाई करते हैं डुप्लेट रूल। डुप्लेट मींस 2 इलेक्ट्रॉन, अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पहले शेल में, किसी भी एटम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होने चाहिए। और जबकि जो ऑक्टेट रूल है, ये बाकी जो शेल हैं उनके लिए अप्लाई करते हैं। जैसे एल एम शेल है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट मींस 8। साइंसी ज़ुबान में ऑक्टेट का मतलब है 8। 8 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे होने चाहिए, मतलब एल शेल है इसमें भी 8 हों, फिर एम है उसके अंदर भी 8 होने चाहिए। वैसे एम शेल की कैपेसिटी जो है कि मैक्सिमम इसमें इलेक्ट्रॉन जितने आ सकते हैं वो हमारे पास 18 है, जबकि ऑक्टेट के हिसाब से अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हों तो वो स्टेबल समझा जा सकता है। तो पहले शेल के अंदर 2, बाकी जितने शेल हैं उनमें हर एक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो स्टेबिलिटी की निशानी होती है। जैसे कि नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज को अगर देखा जाए तो उनके पहले शेल के अंदर 2 और बाकी आगे आने वाले शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल होते हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम के पहले शेल के अंदर ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये स्टेबल है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो पहले शेल के अंदर कंप्लीट है, इसका पहला शेल कंप्लीट है डुप्लेट के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास आती है नियोन। नियोन के टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले शेल में 2, दूसरे के अंदर 8, तो ये क्या है, स्टेबल है। अब स्टेबल का रूल क्या है, ऑक्टेट है। पहले शेल के लिए डुप्लेट लगता है, लेकिन अमूमन इसके अंदर 2 से 3 एटम्स आ जाते हैं जो पहले शेल के लिए, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये लिथियम हो गया। तो बाकी जितने भी हमारे पास एटम्स हैं
वो फिर ज़ाहिर है क्योंकि उनका पहला शेल कंप्लीट होता है तो वो ज़्यादातर ऑक्टेट को फॉलो कर रहे होते हैं, इसलिए हम जो स्टेबिलिटी का रूल बता रहे होते हैं वो ऑक्टेट रूल बता रहे होते हैं। तो यानी कि ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। जो एटम्स क्या करेंगे, ऑक्टेट रूल के हिसाब से अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके वो अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से आपको समझ में आ गया कि डुप्लेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल क्या है और नोबल गैसेस किस तरीके से, क्योंकि उनकी फिलिंग मुकम्मल होती है, वो स्टेबल होते हैं क्योंकि उनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो जितने भी एटम्स हमारे हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं इन गैसेस को। अब एटम्स क्या करेंगे, बहुत सारे एटम्स इस तरह हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, या तो ऑक्टेट से ज़्यादा यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो अपने आखिरी शेल को देखते हुए इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे ताकि वो भी क्या है, नोबल गैसेस जैसे बन जाए। अगर सोडियम को देख लिया जाए तो एटॉमिक नंबर इसका 11 है, पहले शेल में 2 हैं, दूसरे के अंदर 8 हैं, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट के हिसाब से यहाँ पर 8 होने चाहिए। अब इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन हासिल करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक लूज़ कर दे, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसका एम शेल खत्म हो जाएगा, पीछे आपके पास रह जाएगा एल। एल के अंदर 8 ऑलरेडी कंप्लीट है, तो डेट्स मीन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो एटम्स क्या हैं, इसी तरीके से अपनी उनकी कॉन्फ़िगरेशन देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने बॉन्ड्स बनने वाले हैं, लूजिंग होगी या गेनिंग का केस होगा। ये छोटी-छोटी लॉजिक्स हैं, ये अंडरस्टैंडिंग है, इनको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम की है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 12, पहले शेल में 2, दूसरे शेल के अंदर 8 आ जाएंगे और एम शेल में कितने हो गए, 2। तो 2, 8, 10 और 2 इज इक्वल टू 12। अब इसका देखें यहाँ पर जो एम शेल है, मैंने आपको कहा कि बाकी जितने भी शेल्स हैं उनके ऊपर ऑक्टेट रूल अप्लाई करना है, तो इसके एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसका ये एम शेल 8 से कंप्लीट हो जाएगा, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। अगर ये लूज करता है तो इसका एल शेल कंप्लीट है, यानी कि इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम पॉसिबली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करता है, तो इसके लिए वैलेंसी भी क्या आती है, 2 आती है। लूजिंग का केस होता है, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा लूज करने के बाद वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। गेनिंग के केस के अंदर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। गेनिंग की एक और एग्जांपल अगर देखें तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एल शेल के अंदर देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो जाएं तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से गेन कर ले। अभी वो कहाँ से गेन करता है अभी हमारा इससे कंसर्न नहीं है, बस हम ये देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ये पता लगा रहे हैं कि इसको कितने गेन करने हैं। तो ये एल शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये किसी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले ले तो ये अपना जो है वो एल शेल 8 से कंप्लीट कर दे, यानी कि ये ऑक्टेट को फॉलो कर ले। अगर ये ऑक्टेट को फॉलो कर लेता है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी क्या है, एटम्स के केस के अंदर स्टेबिलिटी ये है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, अपना वो जो शेल है उसको कंप्लीट रखें। अगर उनका शेल कंप्लीट है, ऑक्टेट को फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, स्टेबल हैं। जैसे कि हमारे पास नोबल गैसेस सारी जो है वो स्टेबल कहलाती हैं, क्योंकि उनका जो है वो डुप्लेट रूल पहले शेल के लिए और बाकी शेल के लिए ऑक्टेट जो है वो फॉलो हो रहा होता है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर एक सवाल का जवाब आ जाएगा कि एटम रिएक्ट क्यों करते हैं, एटम का रिएक्शन क्यों होता है, क्यों एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन या शेयर इसलिए करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। जैसे कि अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें, ऑक्टेट कंप्लीट करने से वो स्टेबल हो जाएंगे। और फिर दूसरा सवाल ये आ जाता है कि नोबल गैसेस क्यों नहीं रिएक्ट करती। तो ऑलमोस्ट नोबल गैसेस इसलिए रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। उनके ऑक्टेट इसलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि पहले शेल के लिए डुप्लेट अप्लाई होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के लिए जो है वो ऑक्टेट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करना। क्योंकि अमूमन ज़्यादातर हमारे पास एटम जो है वो पहले शेल के साथ कंप्लीट है, तो बाकी सारी कहानी जो है वो दूसरे शेल के लिए स्टार्ट होती है, तो इसलिए हम ज़्यादातर जो है वो ऑक्टेट रूल की बात कर रहे होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि नोबल गैसेस जो हैं, हीलियम हो गई, नियोन हो गई, आर्गोन हो गई। अगर आर्गोन की आप देखें, आर्गोन के अंदर टोटल हमारे पास एटॉमिक नंबर है इसका 18, पहले शेल के अंदर के में 2, एल में 8 और एम में भी 8 आ जाएंगे। तो इसका जो है आखिरी शेल एम जो है वो बन रहा है, वो 8 के साथ कंप्लीट है, तो इसलिए इसको कोई इलेक्ट्रॉन हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका ये शेल जो है वो कंप्लीट है। कंप्लीट होने का मतलब है कि वो स्टेबल है, उसे किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करना। हाँ, यहाँ पर रिएक्शन जो रिएक्टिविटी का वर्ड आ रहा है
इससे हम ये मुराद लेंगे कि अगर देखें एटम रिएक्शन कर रहे हैं, दैट्स मीन उनके इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं या लूज कर रहे होंगे या शेयर कर रहे होंगे। तो ऑक्टेट जो है वो फॉलो किस तरीके से हो सकता है, एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके या शेयर करके अपने जो है वो आखिरी शेल को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, ऑक्टेट को फॉलो करेंगे और वो स्टेबल हो जाएंगे। तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो लूजिंग पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए। अब या तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है, दो हैं या तीन है, तो अमूमन क्या होता है कि अगर आखिरी शेल के अंदर एक, दो या तीन होते हैं, जैसे कि सोडियम के अंदर आखिरी शेल में एक है, मैग्नीशियम के आखिरी शेल में दो हैं, इस तरीके से एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में तीन है। अगर एक, दो या तीन हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और इसकी तरीके से गेन अगर हो, तो गेन अगर आपके पास 5, 6 या 7, आखिरी शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, ज्यादा चांसेस होंगे कि वो गेन करेगा। जैसे ऑक्सीजन है, आखिरी शेल में 6 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए क्या होगा, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। और भी हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, वो अमूमन जो है वो शेयरिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके हाफ फील्ड होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही है, मतलब ये हाफ फील्ड है, क्योंकि पहले शेल में 2 होने चाहिए, तो ये हाफ फील्ड है। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, पहले शेल के अंदर 2 हैं, दूसरे शेल के अंदर 4 हैं। अब 8 होने चाहिए, हाफ है, तो अमूमन कार्बन जो है वो मोस्टली शेयरिंग कर लेता है, और हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो तो ज्यादातर शेयरिंग के अंदर ही आते हैं अमूमन। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखें, कार्बन हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स, उनमें ये कोवलेंट बॉन्ड ही पाया जाता है, शेयरिंग वाला बॉन्ड ही पाया जाता है। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ का आज टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग को पढ़ेंगे, ताकि जो है इस चैप्टर को हम अच्छे से समझ सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।